गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो है सेवानिवृत्ति पर क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या क्या मिलते हैं। यदि आप सामान्य रिटायरमेंट होते हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं तो उनमें क्या क्या लाभ होता है। पहला है भविष्य निधि का पैसा आपको मिलता है, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और आप जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कराते हैं उसका पूरा पैसा आपको मिलता है। सेकंड है मासिक पेंशन। मासिक पेंशन हम आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है पेंशन का सारांशीकरण, यानी आप पेंशन को कितना कम्यूट कराते हैं तो उस पर क्या पैसा मिलता है, उसका क्या कैलकुलेशन होता है हम आपको बताएंगे। सेवानिवृत्ति के उपादान यानी रिटायरमेंट ग्रेजुटी कितना मिलता है वो हम आपको बताएंगे, वो मिलता है आपको। समूह बीमा योजना, समूह बीमा योजना होता है अगर ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं तो 30 रुपये जमा होता है हर महीने, उस पर आपको 30,000 मिलता है। ग्रुप बी के हैं तो 60 रुपये कटता है, उस पर आपको 60,000 मिलता है। ग्रुप ए के हैं तो उसमें 120 रुपये कटता है और आपको 1,20,000 रुपये मिलता है। छुट्टी का नकदीकरण, आप 300 छुट्टी का लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान ये मिलता है आपको सेटलमेंट के लिए। सेवांत पास मिलता है और मानार्थ पास मिलता है। और 10 नंबर है मेडिकल सुविधा। सेवांत पास और मानार्थ पास हम आपको आपको पास वाले वीडियो में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेडिकल सुविधा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेल क्वार्टर को रोक रखने की सुविधा मिलती है। यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं और आप 60 साल बाद रिटायरमेंट होते हैं सेवा से, तो आप रेलवे क्वार्टर को 4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। उस पर आपका जो नॉर्मल किराया कट रहा था उतना ही किराया देना है। यदि आप 4 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट 4 मंथ तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको डबल रेट से किराया देना होगा। नेक्स्ट हॉलीडे होम और विश्राम गृह में रहने की सुविधा आपको मिलती है। 13 नंबर पे आपको गोल्ड प्लेटेड एक मेडल मिलता है। गोल्ड प्लेटेड एक मेडल मिलेगा आपको सेवा उपरांत, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा प्रमाण पत्र आपको मिलता है कि आपने रेलवे की सेवा की है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यदि कोई रेलवे में रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या क्या मिलता है। रेलवे में यदि रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उनको क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें भविष्य निधि, जैसा मैंने पहले बताया, भविष्य निधि का वही जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, जितना गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, प्लस जो है आप जो एक्स्ट्रा कटवाते हैं उसका पैसा आपको मिलता है। नेक्स्ट है मासिक परिवार पेंशन। वहाँ पे मासिक पेंशन आपको मिलती है, यहाँ पे आपकी फैमिली पेंशन मिलेगी। प्रतिभूत संबंध बीमा, जो भी बीमा होता है बीमा नियमानुसार आपको बीमा की राशि मिलती है। वहाँ आपको रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती है, यहाँ आपको डेथ ग्रेजुटी मिलती है। समूह बीमा योजना आपको स्वैच्छिक रिटायर होते हैं तो वहाँ मिलता है, यहाँ भी मिलता है। लीव इनकैशमेंट यहाँ भी है, मृत्यु के बाद भी आप। कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान ये भी आपको यहाँ मिलता है। सेवांत पास मिलता है, जहाँ वहाँ मानार्थ पास मिलता था आपको यहाँ विधवा या विधुर पास मिलता है। यदि आप महिला कर्मचारी हैं तो आपके हस्बैंड को विधुर पास मिलेगा, यदि आप पुरुष कर्मचारी हैं तो आपकी पत्नी को विधवा पास मिलता है। नेक्स्ट है मेडिकल सुविधा। रेलवे क्वार्टर, इस केस में रेलवे क्वार्टर को आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल रेट के किराए से। यदि आपकी प्रतिनियुक्ति पर आपके बच्चे का प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो इसी क्वार्टर को मेंटेन कर सकता है, रख सकता है अपने पास। ये सारी सुविधाएं आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं। एक रेलवे कर्मचारी को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब इसमें पेंशन कितना बनता है, डेथ ग्रेजुटी कितना बनता है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी कितना होती है, वो हम एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट है पेंशन। उसमें लिखा था मासिक पेंशन आपको मिलता है। तो पेंशन क्या होती है, पेंशन के प्रकार। पेंशन मेनली 4 प्रकार के हैं। तो पहला है सुपरएन्युएशन पेंशन, 60 वर्ष पर आपको मिलता है। दूसरा है सेवामुक्त या रिटायरिंग पेंशन। सेवामुक्त वो चीज़ है जिसमें आप खुद लिख के देते हैं और रिटायर होना चाहते हैं, BRS लेते हैं तो उसमें आपको 3 महीना पहले ही नोटिस मिल जाता है तो उसमें पेंशन बनती है। या प्रशासन के आदेश पर आपको रिटायर किया जाता है तो उसमें भी 3 महीना पहले आपको नोटिस मिलता है। उस केस में सक्षम अधिकारी आपके नोटिस को कैंसिल भी कर सकता है, तो उस समय जो पेंशन मिलती है उसको सेवामुक्त या रिटायरिंग पेंशन बोलते हैं। आसक्त पेंशन या पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती है जो लोग ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी चोट के शिकार हो गए या गंभीर बीमारी हो गई, उस कारण से शारीरिक रूप से अपंग हो गए तो उनको जो है आसक्त पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये ऐड है, यदि वो गलती आपकी थी, आपकी गलती की वजह से आप डिसेबल हुए हैं, फिजिकल डिसेबल हुए हैं, तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है मुआवजा पेंशन। मुआवजा पेंशन ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपने पद पे रह रहे थे, कार्य कर रहे थे रेलवे के लिए, लेकिन उनके पद को समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन हो गया
और प्रशासन उनको उनके समकक्ष नए पद पर सृजित नहीं करता है तो उनको मुआवजा पेंशन मिलती है। ठीक है। अब ये पेंशन पाने की शर्तें क्या है? पेंशन पाने की पहली शर्त है आपको 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस से मतलब आरक्षक सेवा से मतलब ये है आपको विदाउट पे नहीं होना चाहिए और आपका निलंबन नहीं होना चाहिए इस बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो माइनस कर दी जाएंगी, तब आपकी सर्विस को काउंट किया जाता है आरक्षक सेवा में। गंभीर बीमारी, शारीरिक असमर्था अथवा अकस्मात मृत्यु के कारण से सेवा समाप्त होने पर उन्हें उनके आश्रितों को सेवा के 10 वर्ष बाद से ही पेंशन मिल सकती है। यदि आपकी सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल भी नहीं है तो भी आपको फैमिली पेंशन मिलती है। जो स्वैच्छिक से अपनी नौकरी को छोड़ते हैं उनको 20 साल बाद पेंशन मिलती है। अब पेंशन की गणना कैसे करते हैं? तो पेंशन की गणना करते हैं लास्ट पे ड्रान जो होता है उसका आधा प्लस डीआर। यहाँ डीआर का मतलब है डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन, ये डीए के बराबर ही होता है। तो आप इसको अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका होता है 50% ऑफ लास्ट पे ड्रान ऑफ बेसिक अकॉर्डिंग टू 7 पे। 7 पे कमीशन के अनुसार आपका जो लास्ट पे ड्रान है उसका 50% आपकी पेंशन बनेगी, मासिक पेंशन बनेगी। एक चीज़ इसमें और किया जाता है, आपके 2 तरह से कैलकुलेशन की जाती है पेंशन की। एक तो लास्ट पे ड्रान का 50%, दूसरा होता है आपके पिछले 10 महीने का एवरेज निकाला जाता है, वेतन का एवरेज निकाला जाता है और उसका 50% निकाला जाता है। तो लास्ट पे ड्रान और 10 महीने के एवरेज वेतन में जिसका भी 50% ज़्यादा होता है उसी पे पेंशन बनती है। रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हमारे कर्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तो आपका चाहे लास्ट पे ड्रान 50% वो ज़्यादा है तो उस पर पेंशन बनेगी। अगर आपके 10 महीने का एवरेज पेमेंट जो है वो 50% उसका ज़्यादा है तो उस पर आपकी पेंशन बनेगी। जनरली जो लास्ट पे ड्रान होता है वही ज़्यादा होता है। उन केसों में 10 महीने का एवरेज पेमेंट का 50% लिया जाता है। जो लोग लास्ट टाइम में सस्पेंड हुए हों या डिमोशन किया गया होगा या डाउनग्रेड किए गए हों तो उन लोगों का लास्ट पे ड्रान कम होता है, तो उनके केस में 10 महीने का वेतन का एवरेज लिया जाता है। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरी बात यह है, यदि वो 10 महीने का पेमेंट आपका 50% आपका कैलकुलेशन होती है, यदि वो 9,000 रुपये से कम आती है तो भी आपको मासिक पेंशन जो मिलेगी वो 9,000 रुपये कम से कम तो मिलेगी ही। ओल्ड पेंशन की यही खासियत है, यही एनपीएस में ये चीज़ें नहीं लागू हैं। एनपीएस में हम एक नया लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट है, हमने बता ही दिया आपको 10 महीने का। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, यदि आपका वेतन 1 लाख रुपये है तथा आपने 30 साल की सेवा दी है तो आपका जो फैमिली पेंशन होगा वो 50% ऑफ 1 लाख प्लस डीआर। डीआर क्या होता है? डीआर जनरली डीए के बराबर ही होता है, बस डीए वर्किंग एम्प्लॉय को मिलता है और डीआर जो है रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है। तो यहाँ 1 लाख का 50% 50,000 हुआ और उस 50,000 पे 34% 34,000 हुआ तो आपको 84,000 रुपये, सॉरी 17,000 ये, तो आपको 67,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस तरह से इसके कैलकुलेशन करते हैं। अब आता है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन जो है, फैमिली पेंशन में 2 रेट होता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, एक हाई रेट ऑफ फैमिली पेंशन। अब जानने वाली बात यह है कि आपको नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन कब मिलेगी और हाई रेट से फैमिली पेंशन कब मिलेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन उन लोगों को मिलती है जो सर्विस के दौरान ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो है 10 साल तक, बेस्ड ऑन द पे ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ डेथ और द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जो नॉर्मल रेट होता है वो डेथ हो जाने पर उनके जो है परिवार को 30% के हिसाब से मिलता है। यदि वो 30% आपका 9,000 से कम है तो भी आपको 9,000 रुपये फैमिली पेंशन मिलेगा। ये नॉर्मल रेट से पहले नियम था। अब ये नियम, अभी भी ये नियम है, लेकिन ये 2019 के पहले से नियम था। 2019 में जो है हाई रेट के पेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, हाई रेट के फैमिली पेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन मिलती है वो आपके बेसिक का लास्ट पे ड्रॉन का 30% मिलता है, या जिस दिन आपकी डेथ होती है या जिस दिन आपको रिटायर होते हैं वो जो लास्ट पे ड्रॉन था उसका 30% आपको फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। हाई रेट को एक
अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। हाई रेट का जो फैमिली पेंशन होता है वो आपके लास्ट पे रिटर्न का 50% मिलता है, लेकिन हाई रेट का फैमिली पेंशन आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स को नहीं मिलता है। यदि आपकी पत्नी या बच्चे नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स को हाई रेट से फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। तो हाई रेट से फैमिली पेंशन कब मिलता है? इन द केस ऑफ डेथ इन सर्विस। सर्विस में अगर डेथ हो जाती है तो आपको 10 साल तक हाई रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा। 10 साल तक केवल मिलता है, उसके बाद से वो नॉर्मल रेट से मिलने लगता है। यदि आप जॉब में रहते हुए आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को 10 साल तक हाई रेट से, यानी आपके लास्ट पे रिटर्न का 50% आपके फैमिली को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके बाद से वो नॉर्मल रेट से मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आता है, यदि आप रिटायरमेंट के बाद डेथ कर जाते हैं, तो आपकी फैमिली को हायर रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा। जब तक आपका 67वां बर्थडे आएगा तब तक आपके परिवार को फैमिली पेंशन हाई रेट से मिलेगा। मान लीजिए आप 62 साल की उम्र में डेथ कर गए तो आपकी फैमिली को आपके 67 यानी 5 साल तक उनको हायर रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा। उसके बाद वो नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन चालू हो जाएगी। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। उदाहरण ले लेते हैं तो हायर रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि कोई कर्मचारी का लास्ट पे रिटर्न 80,000 रुपये था और उसकी मृत्यु 30/9/2022 सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उसकी पेंशन एट इनहेंस रेट यानी हायर रेट से क्या होगा, 1/9/2022 से 30/9/2032 तक उसको हायर रेट से मिलेगा 50% ऑफ लास्ट पे रिटर्न। उसके बाद 1/10/2032 से उसको नॉर्मल रेट से मिलेगा। यदि उसकी बेसिक थी 80,000 तो नॉर्मल रेट उसका 24,000 होगा और इनहेंस रेट उसको 40,000। यानी आपको जो है सेवा में रहते हुए डेथ होती है तो 10 साल तक लगातार 40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा आपको, और 10 साल के बाद आपके फैमिली को 30% के हिसाब से मिलेगा। उस पर डियरनेस रिलीफ होता है ऑन पेंशन, वो भी साथ में इंक्लूड मिलेगा। नेक्स्ट उदाहरण में आप ये समझिए, यदि आप रेलवे कर्मचारी थे और आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपकी डेथ होती है तो क्या मिलता है। एक कर्मचारी है जिसका अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है और वह 30/9/2021 को सेवानिवृत्त हो गया तथा उसकी डेट ऑफ बर्थ 10/9/1961 थी। उसे 50,000 पेंशन मिल रही थी और वह 12/10/2021 को मर गया तो फैमिली पेंशन क्या होगी। तो फैमिली पेंशन पहला है नॉर्मल रेट 1 लाख का 30,000 रुपये होगा प्लस डीआर। हायर रेट क्या होगा, 1 लाख × 50 यानी 50,000 प्रति माह प्लस डीआर। तो उसकी फैमिली को 13/10/2021 से लेकर 9/9/2028 तक 7 साल तक वो 67वां साल जब तक उसका चलेगा कर्मचारी का, तब तक आपको हायर रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा और उसके बाद से आपको नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा। यानी जब तक उसका 67वां बर्थडे होगा तब तक उस परिवार को 50,000 प्लस डीआर के हिसाब से मिलेगा फैमिली पेंशन, और जैसे ही 67वां बर्थडे उसका कंप्लीट हो जाएगा उसको जो है नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन मिलने लगेगा। तो मैं समझता हूँ आपको पेंशन और ये सब फैमिली पेंशन इनके कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आपके लिए अद्भुत जानकारी रही होगी। आपने अच्छा से इसको समझ लिया है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और या हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होने पे आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रेजुटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुटी कितने प्रकार की होती है, ग्रेजुटी में मैक्सिमम पैसा आपको कितना मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यदि आपको इम्पोर्टेंट लगा, महत्वपूर्ण जानकारी लगी तो इसको लाइक और शेयर करिए तथा हमारे SKY सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं और आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चर्चा करना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।